हाँ, तो याद करवाने के लिए कर रहे हैं तो चलो खैर जो भी है। तो सिलेबस तो आपको जो नए आए थे उनको दे दिया क्या? सिलेबस नहीं दिया? तो मैं मोटे मोटे आंकड़े लिख रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, ये पढ़ेंगे अब। आवाज को नहीं आ रही? पड़ोसिया ने सुन रही है? सही नहीं आ रही क्या? 28 खराब है, बाकी सारो सही है। सुनो, अरे कहीं का जक्कारा लगा लिया काल है। सुनो अब, आपके जो जो टॉपिक है ना वो सुनना। आपके एक तो देर का सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन वाला नहीं दे रखा कुछ भी, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल वाला जो है ना वो टॉपिक नहीं है। इसकी सारी चीजें हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक तो नहीं है इतनी कोई ज्यादा। तीनों नाम ये दे रखे हैं। दूसरा एक टॉपिक दे रखा है वैदिक सभ्यता, इसके भी ये सारी चीजें हैं। तीसरा एक टॉपिक दे रखा महाजनपद काल आपके है नहीं, मगध का उत्कर्ष आपके है नहीं, डायरेक्ट दे रखा मौर्य काल। मौर्य काल की दे रखी है राजनीतिक, प्रशासनिक और स्थापत्य कला और साहित्य कला। ये मौर्य काल का हिसाब किताब है। इसके अलावा दे रखा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल की दे तो ये दो ही चीज रखी है, स्थापत्य कला और साहित्य कला। थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिति भी देखेंगे। इसके बाद आपके एक टॉपिक दे रखा है डायरेक्ट गुप्त काल। गुप्त काल की भी ये सारी चीजें हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, स्थापत्य और साहित्य। इसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास। अच्छा हाँ, धार्मिक विधि भी रह गई रे। ये लो, दो नाम है, दो नाम है, जैन और बौद्ध। ये धर्म दो ही दे रखे हैं, जैन और बौद्ध। इसको तो बोलते हैं प्राचीन इतिहास। अच्छा, इंग्लिश मीडियम का भी है क्या कोई? थे हाँ, रहने दो। है क्या कोई? इंग्लिश मीडियम वाला होता वो आर्ट क्यों लेता, कॉमन सेंस की सी बात। तब तो कोई बात ना। अच्छा, हिस्ट्री सब्जेक्ट किन किन के रही है बीए में? वाह, तब हिस्ट्री रही है, तब हिस्ट्री तो आती है। हिस्ट्री आती है केवल इतनी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये तो है प्राचीन इतिहास, एनिशियंट इंडिया। इसके बाद आपकी दे रखा मध्यकालीन। पता है क्या? नहीं पता? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत तो दे ही नहीं रखा। एक तो दे रखा भक्ति व सूफी आंदोलन। भक्ति व सूफी आंदोलन। और मुगल काल का क्या दे रखा था? केवल प्रशासनिक और साहित्य काल व्यवस्था। तो दूसरा टॉपिक दे रखा है मुगल काल की राजनीतिक स्थिति नहीं है, मुगल काल की प्रशासनिक, स्थापत्य कला और साहित्य कला। तो राजनीतिक स्थिति नहीं है इसकी भी। दो टॉपिक आ रहे हैं। इसके बाद ये मध्यकालीन भारत में आते हैं, मेडिवल हिस्ट्री जिसे बोलते हैं। फिर आपके दे रखा 1857 की क्रांति, और भारत के संदर्भ में है ये। और एक दे रखा राष्ट्रीय आंदोलन। ये लो सा, मराठा शासक दे रखा है शिवाजी। केवल एक नाम है, मराठा शासक शिवाजी। उनकी तो सारी बातें हैं, प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह। ये टॉपिक है। तो ये तो प्राचीन के 1 2 3 4 5 6, और ये 3 है मध्यकाल के और 2 हैं ये। इतना 9 टॉपिक 9-10 दिन का है, ठीक है। हाँ, कितने? 4 महीने के ना, 4 महीना मुकोगे, कोई बात ना। बताओ कहाँ से शुरू करें?
शुरू से शुरू करें। ठीक, सुनना। तो यही तो सबकी पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, मुझे पता है पढ़ी हुई है। जिनकी पढ़ी हुई है, जिनकी हिस्ट्री थी उनकी तो पढ़ी हुई है, क्योंकि पहला टॉपिक यही आता है। प्रागैतिहासिक काल तो कभी समझ में नहीं आया। फिर कभी पढ़ने का जी किया तो सिंधु घाटी सभ्यता खोली, 2-4 लाइन पढ़ी, फिर कॉपी बंद हो गई। फिर 5-6 महीने बाद मूड दोबारा उत्पन्न हुआ, पढ़े तो फिर सिंधु घाटी पढ़ी, फिर पृष्ठ बंदे। तो 1-2 बार पढ़ी है तो ते आई पढ़ी है, और आई समझ में आई को नहीं आई ना। चलो आएगी पक्की। नाम क्या है? पहला प्रश्न, नामकरण पर बात करते हैं। इसका नामकरण कैसे पड़ा? हालांकि पहले की मैं 3 बात बता चुका हूं, आपको याद हो तो वो उस क्लास में बता दी मैंने। एक तो प्रागैतिहासिक काल, और इस काल में मानव की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, उन्होंने कौन कौन से काम सीखे, ये मैंने पहली क्लास में बताया था ना। सभी बच्चों को बता दिया, न्यू बैच को भी बता दिया। दूसरा जो स्टार्ट हुआ था वो था आदि ऐतिहासिक काल। इतिहासकारों ने किस प्रकार से एक लकीर खींचकर दूसरा काल विभाजित किया था। इस काल में उन्होंने तांबा खोज लिया था, आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, तांबे में टिन मिलाकर कांसा बना लिया, नई धातु का आविष्कार किया। इसलिए इतिहासकारों ने दूसरा नाम दे दिया कौन सा? और तीसरा काल है कौन सा? ऐतिहासिक काल। तो ये जो काल है, इस काल में विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? तो इसका भी पहला प्रश्न ये बना कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? और आदि ऐतिहासिक काल की सिंधु घाटी सभ्यता है, और इसका ही एक स्थल है कालीबंगा। ऐसे बताया था मैंने, बताया था क्या? ये कैसी सभ्यता थी? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बना कि इस सभ्यता में इसकी लिखी हुई लिपि मिली है, कौन सी? सैंधव लिपि, लेकिन इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। कौन सी लिपि को? इसका मतलब लिखी हुई लिपि के तो प्रमाण है, पर पढ़ने के प्रमाण नहीं मिले। तो पहली बात तो ये 3 प्रश्न तो याद करने ही है। वो तो नाम से भी पड़ जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? हालांकि इनके 3 नाम और है, बुस्त्रोफेदन लिपि, गोमूत्राक्षर लिपि, सर्पिलाकार लिपि। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इधर से लिखना शुरू करते इधर आ गए, इधर से लिखना इधर, इधर से लिखना। तो लिपि की बात हम विशेष पढ़ेंगे आगे। पहला प्रश्न बना, नाम कैसे पड़ा? बताओ। हाँ बस, तो कॉमन सेंस की बात है, इमका की शर्माबा की बात। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, और सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। किसने रखा था? पहला ही प्रश्न परीक्षा में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाला विद्वान कौन था? पंडित? हाँ, टाबर थोड़ी है ये जो पंडित नामकरण करेगा, कोई न कोई विद्वान नामकरण करेगा, और उस आदमी का नाम है जॉन मार्शल। तो अब एक बात तो ये ध्यान से सुन लेना, जिस प्रकार से राजस्थान की हिस्ट्री में कर्नल टोड का योगदान है, उस प्रकार से सभ्यता में जॉन मार्शल का योगदान है। हर जगह राजस्थान की हिस्ट्री में कुछ भी बात बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में अगर कोई भी कथन कहेगा, उसमें से अधिकांश कथन इसके मिलेंगे। किसके? इसी भाई साहब ने नामकरण किया था सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला प्रश्न तो यही याद करना है कि इस सभ्यता का नामकरण करने वाला विद्वान कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने रखा था। और जॉन मार्शल ने इस वजह से रखा क्योंकि इस सभ्यता के लगभग स्थल, इस सभ्यता के लगभग स्थल जो थे वो उस समय सिंधु नदी के किनारे मिले थे। जैसे मैं बात करूं मोहनजोदड़ो, नाम सुना है? हड़प्पा, चन्हुदड़ो, वो जो स्थल है ना, वो या तो सिंधु नदी के किनारे हैं और या सिंधु की सहायक नदी के किनारे हैं। तो देखो सिंधु नदी है एक, तो
और एक इसकी सहायक नदी है सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सरस्वती भी इसकी थी। तो इस या तो इस नदी के किनारे मिले या इसकी सहायक नदियों के किनारे नाम मिले। तो सहायक नदियों के किनारे या इसके सहायक नदी जानते हो ना, जो इसमें जाकर मिलती है, इसलिए जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम क्या रखा था? पहला प्रश्न। ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता थी, आज उसके लास्ट में घग्गर नदी बहती है, यानी ये सब बीच में है। देखना, सिंधु नदी है, फिर सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, और ये लास्ट में है कौन सी? सरस्वती। पहले सरस्वती बहती थी, हमने लिखा था कि कालीबंगा सभ्यता इस नदी के किनारे थी, फिर यहां कोई दवस्तती नदी थी, फिर यहां घग्गर नदी थी। तो ये सिंधु है, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, फिर सरस्वती। तो कितनी नदी होगी? गणित जोरदार थारी। सुनील जी ने बुलावा के कितनी होगी? 6। 1 2 3 4 5 6 7। मैं केवल जोड़ पूछे कर नदी है कत्ती। वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वहां ये लिखेंगे कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। वो सप्त सिंधु वो है 7 नदियों वाला क्षेत्र। तो देखो, सिंधु से लेकर और सरस्वती नदी के मध्य स्थल प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता का दूसरा जो नाम है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। दूसरा कौन सा नाम था? क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदी के मध्य, सिंधु और सरस्वती नदी के मध्य, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी और सरस्वती नदी के मध्य स्थल प्राप्त होने के कारण कुछ विद्वानों ने कह दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता, जबकि सिंधु घाटी नामकरण करने वाले विद्वान का पता है किसने किया? उत्खनन कौन करता है? पुरातत्व विभाग। अब सुनना इसकी आगे की कहानी कैसे थी। इसका एक नाम और मैं अभी लिख रहा हूं, और यह कैसे बना वो अभी बताऊंगा। भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में, और भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय था कलकत्ता। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो स्थापना करने वाला प्रथम सदस्य था उसका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। नाम सुना है क्या? सबसे पहले स्थापना इस समय हुई है। कौन से समय? इस विभाग के द्वारा उत्खनन किया गया। कौन से स्थल का? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करने वाला विभाग कौन सा था? जबकि कालीबंगा का भी यही था, लेकिन उसका मुख्यालय दिल्ली वाला है। ठीक है, क्योंकि कालीबंगा की तो 1952-53 की बात है, ये 1861 की बात है, तो इतने टाइम का फर्क तो पड़ेगा। कहानी कैसे हुई? अंग्रेजों के 3 प्रमुख केंद्र थे, नाम सुने हुए? कौन कौन से अंग्रेजों के 3 प्रमुख केंद्र हैं? देखो, ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे अंग्रेज, और इन सबसे पहले ये सूरत में अपना कारखाना लगाते हैं जहांगीर से अनुमति लेकर 1608 के लगभग। 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में बना लिया, फिर इन्होंने मद्रास जीत लिया, फिर इन्होंने बंगाल जीत लिया। बंगाल में आपको पता हो तो एक युद्ध हुआ था 1757। 3 युद्ध ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास बदला है। मैं 4 लिख दूं, ये लो, ये 4 युद्ध है, अक्सर चारों परीक्षा में आते रहते। तराइन का दूसरा युद्ध, इतिहास बदला। पानीपत का युद्ध, इतिहास बदला। खानवा का युद्ध, इतिहास बदला। और प्लासी का युद्ध। इससे पहले भारत में हिंदुस्तान के राजाओं का राज था, इस्लाम धर्म वालों का राज हो गया मुगल दिल्ली सल्तनत। इसके बाद भारत में मुगलों का राज हो गया। इसके बाद राजस्थान के राजा जो मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, उसको खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया, और भारत में मुगल साम्राज्य की सत्ता पूर्णतः स्थापित। हालांकि बाबर पहली बार इसमें जीत जाता है। फिर ये इसके बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और अंग्रेजों की सरकार बन गई। तो ये भारत का दुर्भाग्य था। अब भी ठीक है, 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी।
हाँ, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी। ये अशोक के अभिलेख से नाम लिया हुआ है, दिल्ली में अशोक स्तंभ लेख है, और मोदी जी ने वहां से एक नाम सीखा परिवर्तन संकल्प, पता है क्या? और मोदी जी ने अभिलेख से वो नाम, वो भी आईएएस अधिकारी है, उन्होंने बताया कि साहब एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है परिवर्तन संकल्प, जब वह वो नाम दे दियो और अपलान तो एक चीज पकड़ा दियो एक बार, बस पकड़ाना की जरूरत रहे, पछ कोई जरूरी को नहीं, पछ बमते उठा ले झंडा ने। तो खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो ये पहली कंपनी यहाँ पर थी। ये आज जो हम बोलते हैं, पहले बंबई प्रांत था। 1961 में इसके दो बने, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरा इनका केंद्र है मद्रास, और तीसरा इनका केंद्र था बंगाल। और बचपन में छठी सातवीं क्लास याद करो, जिस समय हमें गुरुजी ऐसे पूछा करते थे अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियों के नाम बताओ, और एक प्रेसिडेंसी के 2 डंडे नहीं बताया तो उस समय याद करवाते थे बंबई, मद्रास और थे बिखरे आगे। अब तो कर ले, बस बस अब कर लीजिए। तो एक तो बंबई है, एक मद्रास है और एक बंगाल। बंगाल में इनका मूल स्थान था। फरुखसियर नाम का मुगल सम्राट बना था 1713 ईस्वी में। उन्होंने अंग्रेजों को अनुमति दे दी थी कि ठीक है आप यहाँ राज करो, मुझे इसके बदले में टैक्स देना है। और बाद में उनका टैक्स भी बंद हो गया, उन्होंने राज्य शुरू कर लिया, टैक्स लेना शुरू कर दिया, देने के बदले लेना शुरू कर दिया था। ये केंद्र था, यहां से इनका व्यापार होता था तीनों जगह से। तो अब देखना, अगर भारत की ये स्थिति हम देखें तो भारत में एक जगह तो बंबई है, एक जगह मद्रास है, और एक जगह जो था वो बंगाल, और बंगाल में उनका मूल केंद्र था कलकत्ता। तो इन तीनों जगह से अब होता क्या था, यहां से वाहनों के माध्यम से इनका सामान जो था उसका आयात निर्यात करते थे। ये तो तीनों एक ही जगह जाते, और उस बंदरगाह का नाम था कराची। नाम सुना है क्या? कराची बंदरगाह। तो अधिकांशतः सामान स्थलीय मार्ग से जाता था वहां तक, वहां से जलीय मार्ग से अंग्रेजों के पास पहुंचता इंग्लैंड में। कच्चा माल लेकर जाते थे अंग्रेज, और निर्मित माल वहां से लाकर बेचते थे। तो ये इस समय की बात थी कि 1826 की बात है। 1826 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन भाई साहब यहां से वो जो बैलगाड़ी हुआ करती थी उसमें सामान लेकर, और वो जा रहा कराची। तो उसने देखा कि इस स्थल पर एक टिल्ले बने हुए हैं। किसने देखा सबसे पहले? और वो कराची में वो जो बंदरगाह था वहां सामान रखकर वापस आया, और बैलगाड़ी में घूमते घूमते टिल्ले देखते। अंग्रेज बड़े मजे ले रहे थे भारत में घूम घूम कर। उसने देखा यार टिल्ला है, वो उतर कर गाड़ी वाले को बोला रोक, मैं आ रहा हूं। उसने जाकर देखा उस टिल्ले के ऊपर से धूल जो थी वो तो उड़ गई, और वहां ईंट थी। और ईंट देखकर चार्ल्स मेसन वापस आया। उसने आते बंगाल में अंग्रेजों को बताया। बोले भाई साहब बटे क्यों नहीं क्यों है थे, चेक करो। अंग्रेज बोले चुपचाप पड़े हो रहे। किन खे हो? क्योंकि अगर उत्खनन करवा दिया और वहां कुछ मिल गया ढंग की चीज, तो भारतीय कहेंगे हम तो पहले ही सभ्य थे। जबकि अंग्रेज ये कह रहे थे कि हम भारतीयों को सुधार रहे हैं, नहा धोकर थोड़ा ढंग से रहना, मकान बनाकर रहना। भारतीय होश को नहीं हो, सही बात भी है। अंग्रेजा ने चाहे बापड़ा ने कत्ती गाड़ काटो, ए ठीक आदमी आ, भारत को लूटा, ये सही बात है। लेकिन इन्होंने भारतीय लोगों को ढंग से रहना भी सिखाया था। किसने? अंग्रेजों। तो ये इनको चुप करते क्यों? क्योंकि उत्खनन करवा लिया तो कुछ कुछ न कुछ मिल जाएगा, और मिल गया ना तो फिर ये जीने नहीं देंगे। अब यहां एक अंग्रेज गवर्नर जनरल बनकर आया था जिसका नाम था बाद में लॉर्ड डलहौजी। नाम सुना है क्या? लॉर्ड डलहौजी आया। डलहौजी ने यहां क्या किया? डलहौजी ने कहा यार एक काम करो, हमारा तो केंद्र है थाना और अपना व्यापार चलता है बंबई में, तो पहले अति दूर में आप ट्रेन बना दिया, ट्रेन की लाइन। तो उन्होंने मुंबई से थाने तक लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में सबसे पहले रेल लाइन बिछाई गई। और रेल लाइन बिछाकर अंग्रेज उस ट्रेन में जाते थे, जहां पला खड़े खड़े देखता देख के जा रही, क्योंकि नयो कोती को के ट्रेन देखी हुई थी नहीं भारत वालों की। इसलिए अंग्रेज थाने से बंबई तक कितने किलोमीटर की दूरी? हाँ 3-4 किलोमीटर।
34 किलोमीटर की दूरी। वो प्रश्न तो आप तो ही होगा शायद। भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के मध्य किया गया, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। और यह लॉर्ड डलहौजी के काल की बात है। की का काल की। अब लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि एक काम करो, यहां से यहां से यहां से सब जगह सामान है, ये पहले लाहौर आता है और लाहौर से ये सामान पहुंचता था कराची। तो इस लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि भाई लाहौर तक तो सब जाते ही हैं, तो ये रास्ता तो रहवा दो, लाहौर से आगे वाला रास्ता है ना, पहले वहां रेल लाइन बना दे इस जगह पर। चलो बोले ठीक, गुड आइडिया, यहां तक तो अलग अलग रास्ते हैं तो अलग अलग बनानी पड़ेगी, पहले ये टुकड़ा बनाए। तो इन्होंने क्या किया, 1856 में लाहौर से कराची तक रेल निर्माण कार्य शुरू किया। कराची पाकिस्तान में, लाहौर भी आज पंजाब की राजधानी है पाकिस्तान वाले की। इतनी दूर में रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया किसके जब गवर्नर कौन था। और यहां दो भाई थे, एक विलियम बर्टन और एक विलियम जोन्स नाम का। इन दोनों को एक काम सौंप दिया, बोले और रेल लाइन वाला काम थे करेगा। जना ए विलियम बर्टन विलियम जेम्स आदमी है ना, ए रेल लाइन को निर्माण। तो अब रेल लाइन अगर बिछाई जाएगी तो उबड़ खाबड़ रास्ते को एकदम साफ किया जाएगा। क्या भाई रेल लाइन तो सीधी होगी, रेल लाइन सड़क नहीं तो वह नहीं, वह जच्चा जिठे घुमाव नहीं हो सकता। अब इन्होंने यहाँ रेल लाइन का कार्य शुरू किया, जहाँ अठी बड़ी बड़ी मशीना चाली, जहाँ अप्पला जार खड़िया हुए कौन थे बताओ। आपने तो गांव में जैसी भी आओ तो 100 बेड़ा हो जाए, ट्यूबवेल करवाली अगर मशीन आवे तो भी गांव का 50-60 आदमी बेड़ा हो जाए। अब अठे नई मशीन चल रही, पहली चोट चल रही। अब नहीं, अपने ये पत्थर काटने वाली जो बोरवेल मशीन आई थी ना, तो शुरू में ये पत्थर काटने वाली मशीन आई तो गांव के 100-200 आदमी आकर बैठ जाते, बोले देखो तो जोरदार सिस्टम है, बाठो मत ही कट्टा है, मशीन काटती मत है को नहीं कट तो। पर वह देख पान आता। अब बताओ रेल लाइन बिछ रही है तो भारत वाले देखेंगे कि नहीं, सारे लोग वहां चले गए और ये उबड़ खाबड़ रास्ता साफ किया। तब यहां जो टिल्ले थे उन टिल्लों को साफ किया तो यहां से ईंट निकली। ईंट निकलता है, पहला बोले रुको अठे क्यों नहीं, क्यों है ईंटें निकल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। अंग्रेज बोले चुपचाप पड़ा रो, काम के बीच में भी जो कौन गिरनू। तो अंग्रेज आन चुप कर दिया। ईंट जितनी भी निकली बा ईंटा ने सन पटरिया के नीचे ही लगा दी, क्योंकि पटरी तो बना रहे थे। पहले देखो रेल की पटरी दो होती है, दो ही तो होती है, और इनको जोड़ने के लिए स्लीपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अपनी जिंदगी के हिस्से हैं। पति पत्नी 2 ट्रेन की पटरियां हैं और बच्चे स्लीपर बने हुए हैं, वरना पटरियां कभी एक दूसरे से अलग हो जाए। कुछ महिलाएं कहती है मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हुई हूं, वरना कब को तेरे को छोड़ के चली जाती। तो ये पटरी बनाते थे ना, इनको जोड़ने के लिए स्लीपर की आवश्यकता होती थी। तो ये स्लीपर, अब यहां से जो ईंट निकली ना, उन ईंटों को यहीं लगा दिया। आरपीएससी के भगवान जाने कैसे नजर पड़ी, शानदार प्रश्न पूछा। और प्रश्न क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन में दे रहा क्यों, भवन निर्माण में, जहां अपना पक्को दिमाग जाए, हाँ मकान नाम सिद्धता है। मैं इस प्रश्न का शिकार हो चुका हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप शिकार हो। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम रेल लाइन निर्माण कार्य में किया गया। कौन से कार्य में, रेल लाइन निर्माण कार्य में। तो रेल लाइन निर्माण कार्य में सर्वप्रथम, और रेल लाइन निर्माण भी कहां से कहां तक था, तो लाहौर से कराची तक था। और इस कार्य में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया, जो निकली वो ईंटें लगा दी नीचे। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, ये रेल निर्माण कार्य 1856 का था। सबसे पहले इन टिल्लों की ओर ध्यान आकर्षित 1826 में किया था। किसने, भारत में पहली रेल सेवा 1853 में की गई। अब रेल लाइन निकलते अपने वाले लोग हावी हो गए, किन पर, अंग्रेजों पर। चेक करो यहां कुछ ना कुछ है, ये कोई जरूरी थोड़ी है हर बार ही पेपर आउट और ये और वो, बोले ऐसो जी बना सिया। समझ में आई कि ना आई तो इनमें काटू। सुनो, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ है आप उत्खनन कराओ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, कोई विभाग की गठन करेंगे। तो बाद में जो एक नया बंदा, अच्छा बंदा था, वो भारत के विकास में बड़ा योगदान देकर गया, वो था एलेक्जेंडर कनिंघम। नाम सुना है क्या। और एलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कलकत्ता में की गई, बताया था मैंने। और इस पुरातत्व विभाग ने एक नियम निकाला, ध्यान सुनना। तीसरा नामकरण होगा हड़प्पा सभ्यता, यानी पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता, तीसरा हड़प्पा। तो हड़प्पा नाम क्यों पड़ा कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक नियमावली बनाई कि कोई भी स्थल किसी नदी के किनारे खोजा जाएगा, उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर देंगे। जैसे अब आप अनुमान लगाओ, मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो स्थल है, कालीबंगा तो कालीबंगा स्थल है, आहड़ तो आहड़ स्थल है, गणेश्वर तो गणेश्वर स्थल है, बेराट तो बेराट स्थल है। तो इस पुरातत्व विभाग ने यह नियम निकाला कि प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाएगा। यह नियमावली किसने बनाई थी? तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा स्थल का नाम है पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। कौन सा स्थल है? इसलिए इस सभ्यता का नाम कर दिया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता नाम करने वाला कौन था? पुरातत्व विभाग। अब अगर कोई सीधे शब्दों में बात करें हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण में इसके 3 नाम है। पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता 1, ये नाम किसने दिया? जॉन मार्शल भाई साहब ने दिया। दूसरा नाम पड़ा कि इस सभ्यता के जो स्थल थे वो सिंधु व सरस्वती नदी के मध्य प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम हो गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो दूसरा नामकरण क्या पड़ा? पुरातत्व विभाग ने नियम निकाल दिया कि पहले खोजे गए स्थल के नाम पर ही नामकरण होगा, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए नाम क्या पड़ा? अब तीनों नाम देकर पूछ ले कि यह भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उचित व सही नाम कौन सा है? उचित व सही नाम, क्योंकि उत्खनन करने वाले विभाग ने नाम दिया है, इसलिए सही नाम कौन सा होगा? पल्ले पड़गी के बाद। तो 3 तो इसके नाम हैं। फिर सुनना, 1826 की बात थी, 53 की बात थी, 56 की बात थी, 61 की बात हो गई। 61 में बना दिया विभाग कौन सा? अंग्रेज फिर भी भारतीयों को बावड़ा बनाकर लगभग 50 साल निकाल दिए। जो भारत वाला बनेगा बहुत जल्दी। कांग्रेस 2003 से लेके और 2023 के बीच में 3 बार सरकार बना, 15 साल आराम से निकालेगी ना। और 15 साल में अपने बीजेपी का 10 हुआ जरा अपला बोलिया ना बराबर करांगा ना, कर दिया ना। तो बई काट दिया जना, ए तो अंग्रेजा अपला में तो थोड़ा घना ठीक ही है बुद्धिमान में, तो ए 71 साल निकाल दिया। इन 50 जोड़ो, क्रमबद्धता देखना। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के टीलों की ओर, कि वही तो गाड़ी में उतर गई हो, तो टीलों की ओर ध्यान आकर्षित किया, बात ठंडे बस्ते में डाल दी। 1853 में पहली रेलगाड़ी, 1856 में कराची से लाहौर तक, 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना, फिर 50 साल निकाल दिए। अब सुनना, यहां की बात अगर 50 जोड़े तो 1921 आएगा, तो 60 जोड़ लो बस। हाँ गणित है ना, थान तो 6 गुण गिनना आया, तो मेरे को तो 10 की तो गलती हुई है। अब सुनो, हाँ ध्यान देना। चार्ल्स मेसन पहली रेल सेवा कराची से लाहौर तक, और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। और ये पुरातत्व विभाग की स्थापना होने के बाद अपने 1899 में एक गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड कर्जन, नाम सुना है क्या? लॉर्ड कर्जन के काल में इस पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया गया, ढंग से बनाया दोबारा कि नया निर्माण करें। और 1902 में इसका पुनर्गठन किया गया। 1904 में जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसका महानिदेशक? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन बना? इसके बाद ये उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया 1921 में। और 1921 में जो उत्खनन किया गया था, तो देखना मैं क्रमबद्धता से लिख रहा हूं, 1904 पुनर्गठन,
और महानिदेशक, महानिदेशक कौन? जॉन मार्शल महानिदेशक बना किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बना। फिर इसका उत्खनन थे, सोचो, अंग्रेज बेरोपड़िया बाद में लगभग 100 साल निकाल दिया, लगभग, अगर सही जोड़ा देना 95 साल। 1926 आता जना 100 साल को नहीं हो जाता, तो भारत ने बावड़ा बना, अंग्रेज 100 साल निकाल सके हैं, तो अपनी पार्टी 5 साल भी को निकाल सकेगी। आराम सुना। हाँ, तो ये था 1921। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की गई 1921 में। खोज करने वाले आदमी का नाम था दयाराम साहनी। नाम सुना ना? आई को एक प्रश्न और सागे याद कर लीजिए। बेराट सभ्यता की भी खोज करने वाला यही था और हड़प्पा की भी खोज करने वाला यही है। कौन? हड़प्पा स्थल की खोज की गई, तो ये क्रम हो गया 26, 56, 61, 4 में महानिदेशक कौन, और 21 में खोजा गया स्थल हड़प्पा। अब सुनना, मैं हड़प्पा स्थल की बात कर रहा हूं, बात तो इसकी पूरी बाद में पढ़ेंगे लंबी चौड़ी, पर हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी 1921 में, और इसकी खोजकर्ता जो था वो था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी खोज करने वाला विद्वान था, और ये रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी थी? रावी नदी। और ये कहां पर है? पाकिस्तान में। और इनमें जो उत्खनन करता जो थे वो थे MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन वाहिलर। आदमी का नाम ही है मार्टिन वाहिलर, और माधव स्वरूप वत्स ने इस स्थल का उत्खनन किया था। कौन से स्थल का? और सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था। अतः इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भारतीय पुरातत्व विभाग ने रखा। तो नाम किसने रखा? और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण क्या कर दिया गया? अति बात पल्ले पड़ गई। ये पहला स्थल है। कौन सा? अगर इसी के साथ में दूसरे स्थल की, क्योंकि ये गलत होने की पूरी संभावनाएं होती है, इसलिए मैं दूसरा स्थल साथ ही बता रहा हूं। दूसरा स्थल खोजा गया था अगले ही वर्ष मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो स्थल जो है इसकी खोज की गई 1922 में। यह था सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज करने वाला विद्वान था राखल दास बनर्जी। तो ये रावी नदी के, ये तो सिंधु है, और ये कौन सी नदी के था? रावी। अब परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछे जा दुनिया सागा में और आपने बैठे हुए दयाराम आशी राखल दास आशी, इन मैं याद करियो दया राख। जब पहली दयार पाछे राख, पहली हड़प्पा बाद में मोहनजोदड़ो। जब पहली हड़प्पा है तो हड़प्पा में तो दया, और मोहनजोदड़ो में राख। जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन था? राखल दास बनर्जी। खोज कब की गई? अब अगर इनको क्रमबद्धता से फिर देखें तो 1826, 1853, 1856, 1861, 1904, 1921, 1922 कौन कह सन याद बने ओवन ए बराबर तो वही ही, तो उम्र को ठेको थोड़ी ए बराबर नहीं, ए उम्र में याद रहे, पर लगातार पढ़ता रहे तो शर्त ये है। अब पढ़ता ही नहीं रहे तब तो कैसे याद रहे? ठीक है, क्योंकि हम इतने बोले हैं सरकार के काम भूल जाते हैं, आराम से भूल जाते हैं, क्योंकि नहीं अत्ता ही समझदार जो 18 में वसुंधरा जी की बुराई कर दी, ये बताओ मन गलो जिन कह लिया परिवर्तन नहीं बे अफन जानगा ही, बाफन यह जानगा। अब मन मर्जी करें तो करें, क्योंकि बने बरा अगली बार तो अफाना को समझ में आ गई। परिवर्तन बैग अफा क्यों कौन करा? अफा अपना पगावर खुर कुलाड़ी मारा। कम से कम कोई आदमी आवे
बिन टिकबा देर भी की सुने जने तो समझ में मजिया क्लास में आते थे मुर्दाबाद, जब मैं चुपचाप ऑटो चल जाए तो और थे सुनबा लग गया, 2-4 बार थारे पल्ले पड़ी जना ये लगे कि हाँ ठीक है। चाहे कोई योजना अगलो 5-10 चला जाए और चलाता भी नहीं आखे कि अब तू चाल, चाहे गेल को योजना लागू राख देगो जी। बहुत चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपया बिजली का बिल फ्री रह जाएंगे क्या? हाँ कौन रहे ना, हाँ नहीं परिवर्तन चाहिए था नहीं कौन कह रहे हो कि कौन चाहे मैं भी कौन कह रहे हो कौन चाहे भी, लेकिन अब आगे की बात भाई मान लो कि पहले मौको दियो। हाँ के 2000 कटाऊ थारू दिमाग खराब है थे 2000 न रो पूरा का पूरा है ये 2000 नहीं। और जका के थारो रजिस्टर पड़े भी मत ढूंढ लियो यहाँ अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट ढूंढे आगे कौन सा तो दे रहा तो हाँ भाई और क्या करूं ए 2000 में 1 2 3 4 6 7 क्या मई आधी दुनिया ई बहम में जीवेगी अब के करसी मैं तो क्यों कहना मैं यही करसा जिया कर दिया थान पल्ले पड़ा तो बता दूं कोई फर्क कौन पड़ेगा सर सत्य परेशान हो सकता है लेकिन वो या तो कन्या तो मैं तो अगर आपने कोचिंग पर ये भी लगा दी ना ईडी द्वारा सत्यापित कोचिंग एकमात्र इंडिया की तो भी कोई दुख हो नहीं ना बावड़ा हो रहा 2000 एरिया 2000 ही पल्ले पड़गी। हाँ अब सुनो तो ये तो नामकरण की बात थी। फिर प्रश्न ये बना भाई देखो 1921 और 1922 1927 1931 ये स्थल खोजे हुए हैं पहले के। आप आगे की बात करेंगे स्थल बाद में पढ़ेंगे। भारत आजाद कब हुआ? पूरी फीलिंग आ रही है ना? हाँ भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1900, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1900, जब 1950 में तो स्वतंत्रता दिवस और 47 में। अच्छा अब सही होगा कि हाँ वो स्वतंत्रता और वो गणतंत्रता है ठीक है। अब सुनना तो जब 47 में भारत आजाद हुआ तब भारत के विभाजन के आधार पर टुकड़े हुए थे कितने? 3। अब दोबारा सुन लेना भारत के 3 थे और नाम 2 हैं, टुकड़े 3 हैं नाम 2 हैं। ये भारत जो था ये बहुत बड़ा था, भारत के एक पश्चिम में और एक पूरब में दो, एक पश्चिम पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था और मध्य में जो बचा था वो देश था कौन सा? भारत। तो मध्य वाला भारत था, दोनों तरफ थे, टुकड़े 3 हैं नाम 2 हैं। तो ये हुआ उस समय सारे जितने भी स्थल खोजे हुए थे ना वो लगभग स्थल पाकिस्तान में चले गए। जब पाकिस्तान वाला खुश होगा भारतीय पुरातत्व विभाग भी हमें दे दो, सब कुछ अपना ही है, आपके भारत में कुछ नहीं बचा, अपने 2 स्थल बचे। जब भारत आजाद हुआ था तब जितने स्थल खोज लिए थे उनमें से 2 स्थल भारत में बचे। एक स्थल का नाम था रंगपुर, ये गुजरात में है, और एक स्थल का नाम था कोटला निहंग, और ये कोटला निहंग पंजाब में था। जब देखो आपने तो केवल 2 स्थल बचा, बाकी सभी स्थल कहां चले गए? पाकिस्तान वाले खुश हो गए, पर भारत वाले भी बुद्धिमान तो थे, उन्होंने कहा लाहौर और पंजाब में हड़प्पा स्थल है तो अपने फिर उत्खनन करो इसके पास। भाई जो पंजाब था उसमें रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल था ना, जो अपरला बोले आजाद होता है बा रेड क्लिफ रेखा नाम सुने ना, वे सारा बोले आपने अठे खोदो इजा पानी है जना आपने भी पानी लागे गो नियम अब का जा अपरला एक सारा उत्खनन चालू करो। और सन 1952 में स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल रोपड़ था। अब आप ध्यान देना कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे बढ़ा। मतलब अगर हम भारत की बात करें कोई भी हंसेगा नहीं, मानचित्र कैसा भी बन सकता है, समझ में आ गई? वो बनेगो सूगलो मैंने मेरा हमेशा बेचती हुआ बनेगो ना, खैर जो भी है ए मानो ये पाकिस्तान है, ज्यादा स्थल इधर थे, तो अपने वालों ने सबसे पहले इधर स्थल खोजने की शुरुआत की। कहां पर? जना 5800 स्थल मिल गो, बोला थोड़ा नीचे चालो, जहाँ राजस्थान में आगा, पंजाब की सीमा लगती है ना 89 किलोमीटर, 89 है क्या? 58 जहाँ अपलो और मिल गो, बोले अच्छा जोरदार है। कालीबंगा बोले और नीचा चालो, जना आपने छोटा मोटा और मिला। फिर सर्वाधिक स्थल मिले गुजरात में, कहाँ मिले? फिर नीचे ढूंढवा लगे जना महाराष्ट्र में लास्ट स्थल आयो देमाबाद, बिग बाद में एक ही को नहीं मिलो।
तो इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण है। और फिर इधर इन्होंने और ऊपर की ओर भी खोज की, तो जम्मू कश्मीर में एक स्थल मिला मांडा। कौन सा स्थल मिला? फिर ये इधर जो थे, इधर लास्ट का खोजा गया जो स्थल था ना, वो पाकिस्तान में था सुत कांगे डोर। कौन सा स्थल था? और इधर खोजना इन्होंने शुरू किया तो यूपी में अंतिम स्थल मिला आलमगीरपुर। कौन सा स्थल है? अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के कोई विस्तार की बात करेगी, इसका विस्तार कहां से कहां तक था? तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद तक, और पश्चिम में सुतकांगे डोर, पाकिस्तान से लेकर और यूपी आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। और अगर इस विस्तार की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 32-14 किलोमीटर, सही है क्या? और भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार है 29-33 किलोमीटर, सही है। राजस्थान का अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर, और राजस्थान का पूरब से उत्तर से दक्षिण तो 826। अब देखो ए दोनों कत्ता जोरदारी 869 ए गलत यहाँ हुआ है, आपने ये याद रहे 869 826, पर ये याद गुण रहे गुणेतर कठिन है और 26 कठिन है, ये निश्चित बात है। ये याद न रहने के कारण प्रश्न गलत। तो ध्यान ये रखना, भारत के राजस्थान विपरीत है, मतलब भारत का तो उत्तर से दक्षिण का ज्यादा है, भारत का तो उत्तर से दक्षिण का ज्यादा विस्तार है, और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का ज्यादा विस्तार है। और ए देखो 869 800, अगर दुनिया का पहले एकोक लगाओ, गांधी को जन्म और हड़प्पा टिल्ले की ओर ध्यान आकर्षित। गांधी को जन्म कर दो, नींद आ रही है कि तान अठिन तो गांधी को जन्म हो रहा है 1869 और 1826 में टिल्लों की ओर ध्यान आकर्षित। तो इसका विस्तार राजस्थान के समतुल्य था। मैं ये बोल रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार राजस्थान के समकालीन था या राजस्थान के समतुल्य था। पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है ये 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर है। पहले पड़गी के बाद उत्तर से दक्षिण का कम, क्योंकि राजस्थान का भी उत्तर से दक्षिण का क्या है? कम, और पूर्व से पश्चिम का राजस्थान का ज्यादा, सिंधु घाटी सभ्यता का भी ज्यादा। भारत विपरीत है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये है और पूर्व से पश्चिम का 29-33। पल्ले पड़ी कहती सी बात। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो जान गा, बाकी काल पढ़ा।